नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में आज दो खबरों पर सियासत गर्म रही। एक तरफ अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ और जुर्माने पर मोदी सरकार घिरी रही और दूसरी तरफ मालेगांव केस में 17 साल बाद आए फैसले में प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत सारे अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है। तो बीजेपी इसे आपदा में अवसर या राहत कह लें की तरह देख रही है, क्योंकि मालेगांव पर फैसला आते ही बीजेपी और सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। इसे भगवा की जीत की तरह पेश किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी जिसे राहत मान रही है वो एक बुलबुला है जो न ज्यादा देर कायम रहेगा और न इससे बड़े पैमाने पर जनता पर कोई असर पड़ेगा। आम जनता को अब अपनी जेब की फिक्र सताने लगी है, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ लगाने के कारण रुपए की कीमत गिरी, शेयर मार्केट गिरा और अब आने वाले वक्त में न जाने और कितना नुकसान देखने को इस देश की जनता को मिलेगा। आपको बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल भारत से आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। उसके बाद रूस से तेल और रक्षा सौदे न रोकने पर भारत पर जुर्माना लगाने की बात कही और इतने अपमान पर भी मोदी सरकार चुप रही। तो अब ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ न केवल व्यापार समझौते का ऐलान किया है, बल्कि यह दावा भी कर दिया कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। ट्रंप यह बात पूरी दुनिया के सामने बोल रहे हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, जिस पर मोदी चुप हैं। अलबत्ता आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इतना जरूर कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच इसे लेकर 4 दौर की बैठक हुई थी। यानी सरकार खुद मान रही है कि 4 बार बैठकें करने के बावजूद मोदी सरकार ट्रंप को टैरिफ लगाने से नहीं रोक पाई। ट्रंप की तरफ से टैरिफ और जुर्माने की बात सामने आते ही अब विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर ताने कसे जा रहे हैं कि दोस्त ने दगाबाजी कर दी। वहीं ट्रंप ने आज रूस और भारत की अर्थव्यवस्थाओं को मरा हुआ भी बता दिया और इस पर भी मोदी फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रंप की इस बात पर हमेशा की तरह कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। और वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि ट्रंप ने तो एक तथ्य ही सामने रखा है। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने जो लिखा है आपके सामने रखना चाहता हूं। इस ट्वीट में राहुल गांधी लिख रहे हैं सीधा सीधा कि भारतीय अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे खत्म कर दिया। ये बात राहुल गांधी लिख रहे हैं। राहुल गांधी ने 5 बिंदु यहां पेश किए हैं और 5 बिंदु कौन से हैं? एक ये यहां साफ साफ पहला वो जो लिख रहे हैं उसमें ये कि अडानी मोदी साझेदारी, नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी, असफल असंबल इन इंडिया, एमएसएमई का सफाया और किसानों का दमन, इनके जरिए मोदी पर अर्थव्यवस्था को खत्म करने के आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है, क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। वहीं संसद परिसर में भी जब पत्रकारों ने इस बारे में राहुल गांधी से सवाल किया तो उन्होंने यहां पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा उस वीडियो को आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने इन्हीं मसलों पे, खासकर अमेरिका के मसले पे जब बात की है, तो राहुल गांधी ने जैसे कल बात कही थी, जैसे परसों बातें कही थी और लगातार आगाह कर रहे हैं इस देश की जनता को आर्थिक तबाही की तरफ देख रहे हैं राहुल गांधी। आज उन्होंने कह दिया कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डेड है, यानी मृत प्राय है, जो अभी आपने सुन भी लिया। और अब राहुल गांधी की जुबानी जरा सुनिए। Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी। This is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो?
तो साफ साफ यहां राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? आपको नहीं पता है क्या कि बीजेपी ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बना दिया है, यानी मृतप्राय कर दिया है, और यहां आप लोग और अदानी के लिए किया है। ये सारी बातें यहां कह रहे हैं राहुल गांधी, और बीजेपी पर सीधा आरोप, भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का आरोप, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसके कारण क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर भी बहुत सारी बातें राहुल गांधी कह चुके हैं पहले भी। बीजेपी नेता अब राहुल गांधी पर हमलावर हैं कि जो देश के खिलाफ बात करेगा राहुल उसका साथ देते हैं। लेकिन इन बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी से भी सवाल करना चाहिए। जी हां, आप शायद थोड़ा यहां पे सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा सवाल, और बीजेपी के नेता आखिर नरेंद्र मोदी से कैसे सवाल कर सकते हैं। जी हां, बीजेपी के नेताओं को जो राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं उनको पीएम नरेंद्र मोदी से भी सवाल करना चाहिए कि जब ट्रंप देश के खिलाफ यानी भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। जाहिर है कि ट्रंप बुरी तरह मोदी को फंसा चुके हैं। हालांकि यह बात सुनने में अच्छी नहीं लगती है कि कोई हमारी अर्थव्यवस्था को मरा हुआ कहे, लेकिन जो हकीकत है उससे मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता है दोस्तों। जब देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर हो और व्यापार उद्योग सब में मंदी दिखे और इसमें भी 2-3 उद्योगपतियों के हाथ में देश की संपत्ति आए तो ऐसी अर्थव्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी हैं। हालांकि राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों को गलत दिशा में मोड़कर भी बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। आज जब देश में टैरिफ घोषणा का असर बाजार पर दिखाई दे रहा था, बीजेपी ने मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले को अपनी जीत की तरह पेश किया है या पेश करने की चाल चली है। आपने कल सुन लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ की बात कर दी, उसके बाद आज धड़ाम गिर गया शेयर बाजार। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में भयंकर गिरावट, रुपया गिर चुका है और अर्थव्यवस्था बिल्कुल लचर हालत में है। और इन सब के बीच एक राहत की सांस बीजेपी को कहां से दिखाई देती है? वो दिखाई देती है मालेगांव ब्लास्ट केस में जो फैसला आया है उससे। और उसके बाद बीजेपी उधर न बात प्रज्ञा ठाकुर पे आकर कर रही है। प्रज्ञा ठाकुर ने इसे भगवा की जीत बताया है और पूरी बीजेपी अब यही कह रही है, बल्कि इसमें यूपीए सरकार पर उंगली उठा रही है, कांग्रेस पर उंगली उठा रही है बीजेपी। हालांकि ये यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एनआईए ने इस मामले की जांच में काफी समय लगाया। मोटरसाइकिल मस्जिद के बाहर पहुंची मोटरसाइकिल और विस्फोट हुआ। आपको पता होगा, जिन दोस्तों को नहीं पता उनको बता दूं कि मालेगांव महाराष्ट्र में और वहां एक मस्जिद के परिसर में जहां पर नमाज अदा की जाती है वहां पर वो बिल्कुल उसके बाहर एक मोटरसाइकिल पर विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद 6 लोग मारे गए और यहां पर 7 लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर भी थी जो उससे इस घटनाक्रम के 2 साल पहले ही साध्वी बन गई थी। लेकिन और उसके बाद वो 9 साल तक जेल में रही। प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी उसके बाद सांसद बनाती है। दिग्विजय सिंह के सामने वो चुनाव लड़ती हैं भोपाल से और चुन के आती हैं। 2019 से 2024 तक वो सांसद रहती हैं। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर, कहा जा रहा था कि प्रज्ञा ठाकुर की ही ये मोटरसाइकिल थी, लेकिन यहां पर अब ये बात नहीं मानी गई। मोटरसाइकिल प्रज्ञा की नहीं थी ये कहा गया। ये साबित करने में कई साल लगे कि मोटरसाइकिल जो है वो प्रज्ञा की नहीं है। और इसी तरह कर्नल पुरोहित जो दूसरा बड़ा नाम है, कर्नल पुरोहित पर आरडीएक्स लाने का इल्जाम भी साबित नहीं हो पाया। कर्नल पुरोहित पर यह इल्जाम था कि कश्मीर से अपने किसी सोर्स के जरिए वो आरडीएक्स मंगाया और उसके बाद बम बनाया और फिर प्रज्ञा के मोटरसाइकिल पर उस बम को रख के वहां ब्लास्ट कराया गया। 323 गवाह थे इसमें, इनमें से 37 गवाह जो हैं वो बाद में पलट गए। 2011 से एनआईए इस मामले में जांच कर रही थी, इस मामले की जांच कर रही थी और पूरे 14 साल बाद जो फैसला आया है वो एनआईए से पहले महाराष्ट्र एटीएस की जांच में सामने आए निष्कर्षों के बिल्कुल अलग है, उल्टा है। समझ सकते हैं आप। अब जबकि सारे आरोपी बरी हो चुके हैं तो सवाल बचा हुआ है कि आखिर 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन था। जितने आरोपी यहां पर पकड़े गए सब बरी हो गए, तो आखिर यह घटना घटी कैसे, अंजाम तक पहुंचाया किसने,
इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? यहां यह भी याद रखना चाहिए कि जब प्रज्ञा ठाकुर बरी नहीं हुई थी तब भी नरेंद्र मोदी ने उन्हें भोपाल से टिकट देकर सांसद बनाया था। आतंकवाद को कौन रंगों और धर्मों में बांटता है और उसका सियासी फायदा लेता है, यह भी देश देख और सुन चुका है। कल ही आप याद कीजिए कि संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर जब भाषण दे रहे थे अमित शाह तो कह रहे थे कि हिंदू आतंकवाद नहीं होता। आइए जरा सुन लेते हैं अमित शाह को। कल बोला है उन्होंने और आज ये बात, आज फैसला इस पे आता है और 7 के 7 बरी हो जाते हैं, 7 आरोपी बरी हो जाते हैं। मैं किसी से किसी का कनेक्शन नहीं जोड़ रहा हूं और न ही आतंकवाद, कल भी आप याद कीजिए इसी कार्यक्रम में बोला था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। आतंकवादी आतंकवादी होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके साथी अमित शाह और उनके और भी बीजेपी के साथी भगवा रंग और आज भी भगवा की जीत की बात क्यों कर रहे हैं? पहले अमित शाह को सुन लीजिए, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तार डॉट्स मिलाने की कोशिश कीजिए। मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, सुनिए। मान्यवर, इनके चिदंबरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। हारे तो ना। कह दिए एक भी केस अदालत में नहीं टिका, चलिए ये केस भी नहीं टिका, लेकिन बात यही कि आतंकवाद का क्या धर्म होता है। चलिए, असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर इस मसले में लिखा है। क्या कुछ लिखा है असदुद्दीन ओवैसी ने, जरा आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। क्या मोदी और फडणवीस सरकारें, यानी केंद्र की और महाराष्ट्र की सरकारें, इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी, जैसा कि उन्होंने 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में बरी किए गए 12 आरोपियों के खिलाफ किया था? क्या महाराष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष पार्टियां इस मामले में जवाबदेही की मांग करेंगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन 6 मासूम लोगों को किसने मारा? यह सवाल मैं भी पहले पूछ चुका हूं आप लोगों के सामने कि आखिर मालेगांव विस्फोट में 6 लोगों को किसने मारा। चलिए, तो आज देश की अर्थनीति, विदेश नीति और गृह नीति पर गहरा असर डालने वाली इन्हीं 2 खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, जिनके कारण आज सियासी माहौल गर्म रहा। दिल्ली, एनसीआर और देश के कोने कोने में बारिश हो रही है। माहौल बड़ा खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन गर्माहट इन 2 खबरों की है। मालेगांव विस्फोट में जो लोग मारे गए, उनके परिजनों का आखिर क्या होगा? उनको इंसाफ कब मिलेगा? एक बड़ा सवाल। दूसरा सवाल कि क्या आपकी, हमारी और इस देश की जनता की जेबें जो हैं वो ऐसे ही खाली होती रहेंगी? इस सवाल का जवाब कौन देगा? भगवा पर कई सवाल हैं। राहुल गांधी ने कर दिया है बीजेपी का खेल खराब। कैसे किया है खराब? सवाल तो पूछ ही रहे राहुल गांधी। आखिर अर्थव्यवस्था को डेड कह रहे हैं, मरी हुई अर्थव्यवस्था क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी? जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले शकील जी आपके पास ही आना चाहता हूं। संसद से ही शुरुआत करते हैं, राहुल गांधी के उस बयान से ही शुरुआत करते हैं। मालेगांव भी चलेंगे, डॉक्टर राकेश पाठक जी से भी उस मसले पर चर्चा करेंगे हम। लेकिन सवाल यह है शकील जी और राकेश पाठक जी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भोपाल से ही सांसद बनी थी प्रज्ञा ठाकुर। भोपाल से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो और आपसे बेहतर कौन बताएगा। लेकिन पहले राहुल गांधी डेड इकोनॉमी कह रहे हैं,
मरी हुई अर्थव्यवस्था भारत की हो गई है। भारत के नेता प्रतिपक्ष ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि ये देखो देश के खिलाफ बोल रहा है। राजीव जी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बात दोहराई है और साथ ही सवाल किया है कि क्यों ये डेड क्यों हुई। जो आप अभी बता रहे थे, उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि आपको मालूम नहीं है, ये डेड हुई है अपने दोस्त अडानी की मदद करने के लिए। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी की मदद करी, उसने पूरी देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया। और ये ट्रंप ने कहा, यहाँ पे राहुल ने कहा, और देश के जो बाकी उद्योगपति हैं वो भी यही बात कहते हैं। अभी आप देखिए कि धीरे धीरे मुंह खुलने लगेंगे, क्योंकि ये जो चोट है ये इतनी बड़ी चोट है कि इससे बेरोजगारों को, छोटे उद्योगों को, एमएसएमई को ही नहीं, बड़े उद्योगों को भी नुकसान होगा। अभी आपने बताया स्टॉक मार्केट टूटा है, आज रुपया कमजोर हुआ है। और तीसरी एक बड़ी बात हम आपको बता दें, ये सारी चीजें जीडीपी में से जो हम टॉप 5 में हैं बाहर कर देंगे। जर्मनी और इंग्लैंड बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं टॉप 5 में आने के लिए। स्थिति बहुत गंभीर है। रेडीमेड का 32% हिस्सा है, टेक्सटाइल का 50% जो अमेरिका जाता है। अमेरिका को जितना टेक्सटाइल की जरूरत होती है उसका 50% हमसे लेता है वो, और रेडीमेड का 32% लेता है। ये सारे आंकड़े जो हैं आज चर्चा में हैं और ये विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं। तो अगर इसमें 25% टैरिफ बढ़ गया तो हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी, और यहाँ पे वो सारे उद्योग जो है रेडीमेड के, गारमेंट के, वो बंद होने की कगार में पहुंच जाएंगे। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप राहुल पे हमलावर हो रहे हैं। राहुल तो विसिल ब्लोअर हैं। राहुल ने अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में अप्रैल में इसी साल की बात है, क्या कहा था? आर्थिक तूफान आने वाला है। ठीक यही शब्द थे राहुल के। और मई, जून, जुलाई 3 महीने में वो आ गया। राहुल को दिख रहा था वो, और राहुल को नहीं, देखिए सबको दिख रहा था। लोग कहते हैं कि राहुल ने ये बताया ये सही साबित हो गया, ये बताया ये सही साबित हो गया। तो बहुत सारे लोगों को दिखता है। तमाम लोग बोलने का साहस नहीं कर पाते, तो तमाम लोगों की बातें कहीं भी जाती है तो अनसुनी रह जाती है। राहुल में वो साहस है आज कि राहुल वो बात कह सकते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। राहुल पे अटैक करने से कुछ नहीं होगा। डेड इकोनॉमी की बात कही ट्रंप ने, डेड इकोनॉमी की मोदी ने, और अटैक आप कर रहे हैं राहुल पे। राहुल कौन है? राहुल तो पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। उनका काम है सरकार को चेताना। क्या राहुल इस इकोनॉमी को खड़ा कर सकते हैं? जब तक विपक्ष में तब तक तो नहीं कर सकते। हाँ, उनकी पार्टी ने खड़ा किया था, मनमोहन सिंह ने खड़ा किया था इस इकोनॉमी को। और आपने क्या कहा था उनके लिए? मोनी बाबा। कितने लोगों ने कहा था मोनी बाबा उनको? मनमोहन। आज कौन है? वो तो पढ़े लिखे आदमी थे। उनका जो कम बोलना था वो एक विद्वान का लक्षण होता है। आपने उसको मजाक बना दिया। सिर्फ और सिर्फ एक आरोप में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चले गए थे। इतना इस आरोप को फैलाया गया, इतना फैलाया गया मोनी बाबा, मनमोहन सिंह, कि पूरे देश में और देश की जनता ये कहने लगी कि तो बोलते ही नहीं है। लीजिए, बोलने वाले प्रधानमंत्री जी आ गए। बोलने वाले चाहिए थे देश को। लेकिन अब ये साबित हो गया कि बातों से कुछ नहीं हो सकता है। बातों में तो आपसे बड़ा बोलने वाला आ जाएगा। आज ट्रंप इनसे बड़ा बोलने वाला है। ये बोलने में भी ट्रंप का मुकाबला नहीं कर सकते। 24 घंटे बोल रहा है और पूरी दुनिया में उसको कवरेज मिल रहा है। आपका तो मीडिया बहुत लिमिटेड है, उसको तो पूरी दुनिया में कवरेज मिल रहा है। बोलने से समस्याएं हल नहीं होती, काम करने से होती हैं। वो नेहरू ने किया था, वो इंदिरा गांधी ने किया, वो राजीव गांधी ने किया।
आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने आज जो है बहुत बड़ी बात की, बहुत क्लियर बात की और बड़ी हिम्मत के साथ बात की। राहुल ने ऐसी बातें आमतौर पे कोई कह नहीं सकता। और ये जो बात है मालेगांव वाली, अभी आपने ही कहा, सेकंड राउंड में आऊंगा, सेकंड राउंड में आते हैं इस पे मालेगांव में। अभी थोड़ा ये डोनाल्ड ट्रंप पे और सबके बीच आएंगे, हम लोग बात करेंगे। मालेगांव बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले सबकी जेब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो जेब इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं इसलिए क्योंकि यहां परिस्थितियां बहुत बदली सी नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप 25% डोनाल्ड ट्रंप का न सिर्फ भारत के ऊपर टैरिफ लगाना बल्कि भारत को धमकी देना कि आप रूस से इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदना बंद कर दीजिए, रूस से तेल लेना बंद कर दीजिए, कल को बोलेंगे ईरान से भी तेल लेना बंद कर दीजिए। तो परिस्थितियां कितनी विकराल हो जाएंगी, भयंकर हो जाएंगी प्रशांत टंडन जी, इसका अंदेशा हम लोग लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पे यह है कि राहुल गांधी आज से नहीं बल्कि पिछले 10 साल से यह बात कह रहे हैं। आप देखिए हर मसले पे जो कहते हैं कुछ महीने कुछ साल बाद वो सामने आ जाता है, सच हो जाती हैं बातें। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के ऊपर या नरेंद्र मोदी के लोग जो पार्टी के और लोग हैं वो राहुल गांधी के ऊपर आरोप तो लगा रहे हैं कि देश के खिलाफ जाने वाले लोगों के साथ ये खड़े हैं। सवाल कौन पूछेगा आखिर नरेंद्र मोदी से, जब 10 से 15% पीयूष गोयल ने कहा, आज संसद के अंदर कहा है ना कि 10 से 15% टैरिफ की बात हमारी हो रही थी, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 25% कैसे लगा दिया? यही विफलता है बहुत बड़ी, और केवल टैरिफ की मामला नहीं है। अगर आप विदेशी निवेश को देखेंगे तो मोदी जी की जो फॉरेन ट्रिप्स होती हैं उसका विदेशी निवेश में कितना अनुपात है, कितना खर्च भारत सरकार का होता है और कितना विदेशी निवेश यहाँ आता है। तो ये बहुत घाटे का सौदा है जितना कुछ हो रहा है। और खासकर ट्रंप के साथ तो बड़े बड़े वादे थे, यहाँ उनके लिए हवन किए गए, माय फ्रेंड ट्रंप कहा गया उनको, अभी भी कहा जाता है, अब की बार ट्रंप सरकार कहा, और उसके बाद भी आप नहीं मैनेज कर पाए। 4 या 6 राउंड की बात हो चुकी है, उनकी टीम यहाँ आ चुकी है, हमारी टीम यहाँ जा चुकी है, पीयूष गोयल जा चुके हैं। इसका एक तो पहली बात कि जो टैरिफ है इसके 2 बड़े इम्पैक्ट होने जा रहे हैं। एक इम्पैक्ट तो जो हमारी 4.4%, 6.4% जीडीपी का प्रोजेक्शन है इस साल, वो भी कम है, उसमें नेगेटिव ग्रोथ होगी और वो 6% से भी नीचे जा सकता है। दूसरी बात, वो जो जीडीपी भी है, वो जीडीपी भी जो एक इनकम डिस्पैरिटीज है बहुत ज़्यादा है। पर कैपिटा जीडीपी भारत की बहुत नीचे है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो ट्रंप कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी वहाँ से बदलती कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना पर कैपिटा इनकम है, कितना पर कैपिटा जीडीपी है। तो पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम दुनिया में बहुत नीचे है हमारा। 100 के 100वें देश में हम आते हैं वहाँ पे। ये एक बड़ी झटका जो है वो लगा है। अब जो 11 साल की विदेश नीति है उसके 2 बड़े हम एग्जाम्पल देख चुके हैं अभी हाल फिलहाल जी। एक जब पाकिस्तान पहलगाम हमला हुआ, पाकिस्तान के साथ झड़प हुई, एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान को IMF का लोन भी मिल जाता है, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वाइस चेयरमैन भी बन जाता है एंटी टेररिस्ट कमेटी का। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी तो ऊपर जा रही है, और आपकी डिप्लोमेसी क्यों ऊपर नहीं जा रही है? आपकी क्या आउटकम क्या है? इंग्लैंड के साथ आप अभी टैरिफ किया तो क्या उसमें रहा कि इंग्लैंड का एडवांटेज है, इंग्लैंड की कार यहाँ पे आएगी, इंग्लैंड की विस्की यहाँ आएगी, इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यहाँ पे आएंगे और हम उनको कोल्हापुरी चप्पल देंगे। ये कोई डील होती है? तो अब चक्कर क्या है कि जो भारत की विदेश नीति, जो एम्बेसीज का काम रह गया है, उनको बसें बुक करनी होती कि मोदी जी जाएं तो वो
बसों से लोगों को लेकर आए, उनका रिफ्रेशमेंट कराएं, खाने के डब्बे उनको दें। एक कोई महिला भी ढूंढे जो कैमरे के सामने आके रोए कि उसने मोदी को देखा। तो विदेश नीति की प्राथमिकताएं जो है वो मोदी की घरेलू राजनीति के प्रोजेक्शन तक सीमित हो गई है। ये बात मैं कई बार यहाँ पे कह चुका हूँ कि विदेश नीति घरेलू राजनीति पर फोकस हो गई है। विदेश नीति भी नहीं कहूँगा, विदेशी दौरे प्रधानमंत्री के, उसका डिप्लोमेटिक आउटकम कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। तो अभी हमने दो बड़े सामने एग्जाम्पल देख लिए कि जब पाकिस्तान के साथ हमारी झड़प हुई, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान के साथ तो फिर भी 3-4 देश आ गए, चाइना आ गया, तुर्की आ गया। दूसरा चीज कि ट्रम्प, जिसके ऊपर इतना ज्यादा आपने विश्वास किया और दोस्त कहा उसको, वो दोस्त आपके साथ क्या कर रहा है? अच्छा, फिर आप आंख भी नहीं दिखा पा रहे हैं। छोटे छोटे कंट्री आंख दिखा रहे हैं। कनाडा नहीं मान रहा उनकी बात, तमाम देश नहीं मान रहे हैं, चाइना ने नहीं माना, उल्टी टैरिफ लगा रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी जो विफलता हुई है कि चाइना से संबंध खराब है। तमाम देश जो ट्रम्प के टैरिफ से प्रताड़ित है वो चाइना से ट्रेड डील कर रहे हैं। चाइना एक उभरती हुई बड़ी इकॉनमी है, आप वहां भी नहीं कुछ कर सकते। तो मोदी की जो विदेश नीति है उसकी विफलता है ये। और इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, लेकिन वो फंडामेंटल्स इसका वो आउटकम नहीं है, उसका जो जीडीपी में कन्वर्जन है वो नहीं हो पा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एसएमई की हालत बहुत ख़राब है, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर की हालत बहुत ख़राब है, हमारा एक्सपोर्ट है नहीं। और सबसे बड़ा झटका तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में आने वाला है, और इनके दोस्त को भी आएगा। जामनगर रिफाइनरी के लिए भी दिक्कत आएगी, क्योंकि उनका बड़ा हिस्सा रूस से आता है। 38% तेल, 40% तेल तो हम रूस से लेते हो। कल मैं बता चुका हूँ कि वो $9 पेमेंट पे है और कम मार्केट प्राइस से कम में है। तो वो एनर्जी सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त है? विदेश नीति का ये कभी भी मोदी जी की विदेश नीति का ये हिस्सा रहा ही नहीं कि आप एनर्जी सिक्योरिटी को, अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, इन्वेस्टमेंट को लाएं। जहां जहां गए अडानी का बिजनेस बढ़ा जी। और एनर्जी सिक्योरिटी की हालत हम ये देख रहे हैं कि अब हम रूस से कल के बाद सिचुएशन क्या होती है अभी हम लोगों को कहना मुश्किल है कि कल के बाद हम तेल कहाँ से लेंगे। एक बात मैं बहुत पहले के बता चुका हूँ कि सबसे बड़ी तेल ऑयल की डील रिलायंस और रूस की एक कंपनी के साथ हुई, सरकारी कंपनी के साथ, जिसमें कि 5 लाख बैरल तेल रोज आना था। लेकिन उसको भी ट्रम्प ने रोक दिया यूक्रेन वॉर का सैंक्शन लगा के। वेनेजुएला से आपने कोशिश की, वेनेजुएला पे उसने रोक लगा दी। तो मोदी जी की विदेश नीति की विफलता का जो खामियाजा है वो इस देश की जनता भुगतेगी। और वो लोग भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, जो ये वाहवाही करते हैं कि वहाँ पे जाके वो एक महिला है वो रोने लगी तो उसको लेकर यहाँ पे बड़ा जो है वाहवाही हो रही कि देखिए कितनी वो द्रवित हो गई, मोदी जी का शख्सियत कितनी बड़ी है। शख्सियत तो ट्रम्प ने दिखा दी कितनी बड़ी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब जाते हैं नरेंद्र मोदी बाहर विदेश जाते हैं तो दोस्तों आप सब जानते होंगे कि वहाँ कोई रोने लगता है उनके लिए, कहता है कि वो गॉड से भी ऊपर हैं, मेरे लिए भगवान हैं। ये तस्वीरें आजकल आने लगी हैं और उसके अलावा बहुत सारी तस्वीरें पिछले 11 साल से आप लोग देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप के लिए हाउडी मोदी वहाँ और यहाँ नमस्ते ट्रंप, उसके अलावा अब की बार ट्रंप सरकार, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये सारी बातें नरेंद्र मोदी कहते थे। डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच जब मुकाबला चल रहा था, चुनावी मुकाबला, बाद में बाइडेन ने खुद को विड्रॉ किया, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने इसके लिए यहां हवन पूजन कीर्तन सब चल रहा था। और खासकर बीजेपी के लोग या नरेंद्र मोदी के समर्थक ये काम बहुत ज्यादा कर रहे थे। लेकिन अब वही ट्रंप आखिर क्यों आंख दिखा रहे हैं? 30 या 31 बार कह चुके हैं कि सीज फायर हम नहीं करवाया,
और सीज फायर तो चलिए, इसका जवाब तो दे नहीं पाए नरेंद्र मोदी खड़े होकर संसद के अंदर 2 घंटे के भाषण में, जबकि सवाल वहां पूछा जा रहा था कि सीज फायर, राहुल गांधी ने खुल के बोला था। और जब नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे और वो कह रहे थे कि दुनिया के किसी नेता ने इस युद्ध को नहीं रुकवाया, तो राहुल गांधी खड़े होकर पूछ डाले फिर से कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो ले लो आप। नहीं लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो चिट्ठी लिखी सोशल मीडिया, ट्रूथ सोशल पे, जो उन्होंने ऐलान किया, पूरी दुनिया को दिखाया, वो भारत के लिए बेइज्जत करने वाली बात थी। यानी भारत की बेइज्जती कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, ये कहते हुए कि मैं 25% न सिर्फ टैरिफ लगा रहा हूं इसलिए क्योंकि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है अमेरिका के ऊपर। और ये बात उस समय भी कह चुके हैं, आज से 6 महीना पहले, जब वो राष्ट्रपति पद पर उस दिन शपथ लेने के बाद जब भाषण दे रहे थे, तब भी, उसके बाद भी कई बार वो कह चुके हैं। लेकिन अब न सिर्फ 25% ऐलान करते हैं, बल्कि दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि रूस से अगर कुछ भी खरीदा तो देख लेना। ये धमकी भी देते हैं और ये भी कहते हैं कि मैंने बहुत शानदार डील कर लिया है पाकिस्तान के साथ और आने वाले समय में पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। अब समझ लीजिए डॉक्टर साहब कि भारत की क्या स्थिति होने जा रही है। हम लोग विश्व गुरु, विश्व में हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम करते रहे हैं। ये दिन देखने के लिए हम हैं। आप भी विदेशों में इतना घूमते फिरते रहे, हम तमाम साथी और हमारे दर्शक साथी, कई लोग तो विदेश में अभी भी रह रहे हैं जो वहां से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। हमारी ये स्थिति होगी, जेब के पैसे खर्च हो जाए वो अलग चीज है, हमारी बेइज्जती, बदनामी। और तेल की धार देखो, और आज तेल की धार दिखाई दे गई। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भारत की तेल कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। रॉयटर्स की खबर है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर नहीं है, अभी कुछ मिनट पहले की। धमकी का इतना तेज असर हुआ है कि रूस से भारत की तेल कंपनियों ने तेल खरीदना बंद कर दिया। इसका कैसा असर हमारे बाजार पर, हम सब उपभोक्ताओं पर होगा, ये दिनों में दिखने लगे। जहां तक सवाल है डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का, टैरिफ को लेकर उनकी बातों का, तो प्रधानमंत्री जब ट्रंप के शपथ के बाद अमेरिका गए थे, उनकी मौजूदगी में ट्रंप ने कह दिया था। प्रधानमंत्री जी कितना समझे कितना नहीं समझे, एक सवाल के जवाब में वसुधैव कुटुंबकम का राग अलाप कर चले आए, लेकिन उसी दिन तय हो गया था कि डोनाल्ड अपनी मनमर्जी अब थोपने जा रहे और हमारे प्रधानमंत्री उनके सामने विवश। इसके जो आर्थिक पहलू हैं शकील जी ने और प्रशांत जी ने बड़े विस्तार से बता दिए, उन पर जाएंगे। हम इस पर जरूर जाएंगे कि आखिर हमारे भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र के साथ अमेरिका ये खिलवाड़ क्यों कर रहा। और एक ताजा अपडेट और जोड़ ली, अमेरिका के वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा कि भारत अब ग्रेट ग्लोबल एक्टर नहीं रहा। यानी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी टीम जैसे हाथ मुंह धोकर पीछे पड़ गई है हमारे और हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने देश और देश की विदेश नीति, राजनय, इस सब की गरिमा का ध्यान नहीं रखा। आप जिस अब की बार ट्रंप सरकार की बात कर रहे थे, वो इससे पिछले चुनाव में नारा दिया था जी जी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार, बिल्कुल, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे मोदी जी के प्रचार के बावजूद। लिविंग गॉड नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रचार के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे पिछला वाला। अब इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में ये हुआ कि जब वे राष्ट्रपति नहीं थे तब नरेंद्र मोदी एक बार गए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, मेरा दोस्त मुझसे मिल रहा है, दिल्ली से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। लेकिन दोस्त तो मिलने ही नहीं गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तब बेदखल हो चुके थे कुर्सी से। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से आज तक एक भी दिन डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को चैन से नहीं बैठने दे रहे और उनकी रीति नीति, उनकी कथनी करनी का खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। ये व्यक्तिगत रूप से एक प्रधानमंत्री जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसकी व्यक्तिगत विफलताओं का खामियाजा देश भुगत रहा है।
कुल मिलाकर आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि हमारा पड़ोसी मुल्क, जिसे हम अपनी बराबरी में कहीं नहीं गिनते थे, वहां पर अमेरिका तेल और प्राकृतिक गैस खोजने के लिए अपनी टीम भेज रहा है, संयंत्र लग रहे हैं, बड़े बड़े अभियान वहां चल रहे हैं उसको लेकर। और जैसा कि कटाक्ष किया है, मैं ऐसा मानकर चलता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने, हो सकता है किसी दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। सोचकर देखिए वो दिन कैसा दिन होगा। भले किसी पड़ोसी देश से खरीद फरोख्त करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, और पाकिस्तान के साथ हमारा कारोबार है, चीनी शक्कर जैसी चीजों का हमारा आयात निर्यात है, और भी कई चीजें हैं। लेकिन इस तरह की धमकी के बाद, अमेरिका के संरक्षण के बाद कोई दिन ऐसा आ जाए जिस दिन हमें पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े, ट्रंप और अमेरिका की धमकी के चलते हम ईरान या रूस से तेल न खरीद पाए, तो हमारी सार्वभौम सत्ता पर, हमारी संप्रभुता पर इससे बड़ा हमला और कोई हो नहीं सकता। राजीव, थोड़ा सा मालेगांव की बात भी कर लेते हैं। आपने शुरू में उसका संदर्भ भी लिया था कि मैं भोपाल से हूं, जहां से प्रज्ञा ठाकुर इसकी मुख्य आरोपी सांसद चुनी गई थी। इस मामले में कई रोचक तथ्य हैं, सुबह से कई चीजें सामने आ ही चुकी हैं। जब ये घटना हुई उसके बाद महाराष्ट्र मैं चाह रहा हूं डॉक्टर साहब कि इसको हम सब लोग इस मसले पे अगले राउंड में इस पे बात करें, खुल के बात करें। थोड़ा टैरिफ और थोड़ा अपनी जेब की बात अभी कर रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आप और उस पे ये दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसमें ये भगवा की जीत, लेकिन भगवा पर कई सवाल हैं, हम लिख भी रहे हैं, उन सवालों को भी यहां सामने रखना है और इसलिए भी जरूरी है। जल्दी से आता हूं आप सबके बीच और मालेगांव पर चर्चा हम करेंगे। प्रोफेसर रविकांत जी, कितनी जेब खाली कर दी है अभी तक? टैरिफ कल से लगना है अभी, और मैं जानता हूं शेयर बाजार में आप पैसा नहीं लगाते, इसलिए आपकी ज्यादा खाली नहीं हुई होगी, लेकिन कई लोग हैं जो शेयर बाजार के भरोसे, मतलब उसको अपना बिजनेस भी बना के रखे हुए हैं। शेयर बाजार तो चलिए किनारे कीजिए, रुपए का जो अवमूल्यन हो रहा है, रुपया जो गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, ये और आरबीआई का जो बजट गड़बड़ाएगा आने वाले समय में, उसका असर, और इन सब को लेके, और सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जरा उस बात को यहां समझने की जरूरत है। आपसे भी इस पे विश्लेषण चाहता हूं कि राहुल गांधी ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी क्यों कह दिया? देखिए राजीव जी, राहुल जी ने कहा, उसके पहले मनमोहन सिंह साहब ने तो नोटबंदी के समय ही कह दिया था कि देश की अर्थव्यवस्था पतन की ओर जाएगी और इस तरह के फैसले नहीं लिए जाने चाहिए। और कोई इस तरह का अगर फैसला होता है तो जाहिर तौर पर जो अर्थशास्त्री हैं, जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, उनके राय मशवरे से ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन इस देश ने देखा कि किस तरह से आरबीआई के गवर्नर चले गए, रघुराम राजन साहब से लेकर के और कई लोग जिन्हें वो सम्मान मिलता था, जिनसे राय मशवरा होता था, वो सब इस देश से बाहर चले गए या खामोश हो गए। अब पीएमओ के जरिए सारी चीजें हैंडल की जा रही हैं और मोदी जी की राजनीति का एक ही फलसफा है कि कैसे चुनाव जीता जाए। सारे फैसले चुनाव के दृष्टिकोण से होते हैं। जब देश के दृष्टिकोण से, जनता के हितों के दृष्टिकोण से फैसले नहीं होते हैं तो उनका इसी तरह का हश्र होता ही है और देश की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यही नरेंद्र मोदी जी है जब वो कहते थे कि हम जानते हैं कि अगर रुपए का मूल्य गिरता है तो उसके पीछे क्या होता है। माने एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर पर भी सवाल खड़े कर रहे थे मोदी जी कि ऐसे नहीं गिरता है, मैं जानता हूं, मैं सिस्टम में हूं और इसलिए नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति में क्या है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं लेकिन फिर भी लगातार रुपए का अवमूल्यन हो रहा है और इसका खामियाजा इस देश के मिडिल क्लास को, इस देश के उच्च मध्य वर्ग को और यहां तक कि गरीब लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चंद अमीर लोग हैं जिनको फायदा हो सकता है, अडानी साहब को और अंबानी साहब को ये सब जो फायदा मिल रहा है, उसके एवज में
देश की अर्थव्यवस्था जो जा रही है पतन की तरफ, उसमें क्या है, मजदूरी नहीं मिलेगी, लोग असंगठित क्षेत्र आपने पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। पहले नोटबंदी के बाद कोरोना काल में सब बंद कर दिया। और राहुल गांधी लगातार उस समय से इस बात को उठा रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र को मजबूत करना चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लेकिन सारी संपत्ति अगर एक दो पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी तो उससे देश का नुकसान होगा। और जो असंगठित क्षेत्र था, चाहे वो रेहड़ी वाले हो, छोटे दुकानदार हो, और वहां से लेकर के छोटे छोटे उद्योगपति भी, जहां 100, 200, 400, 500 मजदूर काम कर रहे थे, वो सारे उद्योग व्यवसाय बंद हो गए। और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? इस देश के सामान्य लोगों को, मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, नौजवानों को। आज की स्थिति में क्या है कि आप केवल 5 किलो राशन पर जीवित हैं, और कुपोषण की स्थिति आप उस वजह से देख लीजिए। शिक्षा का बजट कितना है वो आप देख लीजिए। और इस तरह का जब तनाव भी रहेगा पाकिस्तान के साथ, ऑब्वियस है कि वो खतरे का सामना भारत को करना है। लेकिन अगर बराबर इस तरह का तनाव रहेगा, विदेश नीति में एक बार मोदी जी जाते हैं और बगैर बुलाए नवाज शरीफ के जन्मदिन पर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद जो हालात बनते हैं वो हालात खराब क्यों हुए? आप मोदी जी ने तो 2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था। ये सारी विदेश नीति जिसको शुरू किया था और लोग बड़े उत्साहित थे, वो कहां चली गई? और आज आसपास के तमाम देशों के साथ जो तनाव है, तो रक्षा बजट बढ़ेगा आपका, तो वो एजुकेशन पर खर्च नहीं होगा, वो खर्च आपका जो सामान्य व्यक्ति है और उसके स्वास्थ्य पर जो खर्च होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इसका नुकसान ऑब्वियस है कि देश के लोगों को उठाना पड़ेगा। और इसीलिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये जो स्थितियां हैं, जो इकोनॉमी डूब रही है इस देश की, प्रति व्यक्ति आय जो घट रही है, गरीबी और अमीरी के बीच का जो फर्क पड़ रहा है, वो सबसे ज्यादा भयावह स्थिति में लेकर के जा रहा है इस देश के लोगों को। तो इसकी जो चिंता राहुल गांधी जी को है, वो पूरे देश की चिंता है। और ये चिंता तो प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए, नहीं है और केवल चुनाव की चिंता है, तो इससे देश के लोगों को चिंतित होना चाहिए। और आने वाले वक्त में जरूरी तौर पर इस समझदारी के साथ चुनाव हो या कोई और मसला हो या कोई राजनीतिक विमर्श हो, उसमें हिस्सेदारी और उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, विमर्श होना चाहिए। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पे। और राहुल गांधी बार बार जो डेड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये भी समझने की जरूरत है और उसी पे हम विमर्श कर रहे हैं। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं यहाँ अमेरिका और अमेरिका का 25% भारत के ऊपर टैरिफ लगाना मात्र मामला नहीं है, मामला हमारे बहुत सारे, क्योंकि पिछले 11 साल से अमेरिका परस्ती हम देख रहे हैं। रशिया के साथ हमारे रिलेशन जो है पुराने जैसे नहीं रहे, हमारा संबंध पहले से बिगड़ चुका है। हम इकोनॉमिकली भी जो रशिया के साथ जो हम ट्रेड करते थे उसमें भी गिरावट आई। हम न घर के रहे न घाट के रहे, न रशिया के रहे न अमेरिका के रहे कम से कम। और ये इस वक्त जब भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट था, 4 दिन के युद्ध में हमने देख लिया कि हमारा साथ देने के लिए रशिया भी नहीं आया, जो रशिया उस समय अमेरिका के 7वें बेड़े के सामने बिल्कुल तन के खड़ा था। इंदिरा गांधी जब थी देश की प्रधानमंत्री, सब कुछ हम लोग इतिहास के पन्नों में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हिंदुस्तान ने देखा है, कई बार बातें होती हैं, लेकिन आज आप कहां हैं? आज हिंदुस्तान कहां है? कौन हिंदुस्तान का साथी है? जरा अपने दिल पे हाथ रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह दें। अमलेंदु जी अनम्यूट कीजिए। जी राजीव जी, अमित शाह है भारत के साथी, क्योंकि मोदी जी ने बहुत बधाई दी है अमित शाह जी को कि वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेते हैं, तो ट्रंप को भी अमित शाह जी संभाल लेंगे। प्रधानमंत्री का पद भी दे रहे हैं क्या? अमित शाह को प्रधानमंत्री का पद भी दे रहे हैं क्या? तो ये मान लें कि आज 8:30 बजे इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा ना भी दें, लेकिन शैडो प्राइम मिनिस्टर अमित शाह हो चुके, कल से ये साबित हो चुका है। क्योंकि अमित शाह ने कहा राज्य सदन में, वो साफ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जरूरत क्या है, पहले मुझसे ही निपट लो। तो प्रधानमंत्री की जरूरत क्या है? तो
तो इसलिए अब ट्रंप जो कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री के दोस्त थे, अमित शाह जी के तो है नहीं, तो इसलिए नरेंद्र मोदी जाने, प्रधानमंत्री तो अमित शाह है। खैर राजीव जी, ये व्यंग्य की बात हो गई। असली बात ये है कुल मिलाकर कि नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी ने इन 11 सालों में देश का भट्टा बैठा दिया है हर स्तर पर, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मामला हो और चाहे विदेश नीति का मामला हो। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजीव जी, कल राज्यसभा से गायब दिखाई दिए कि उन पर ये सवाल उठेंगे कि आखिर 11 साल की आपकी विदेश नीति और 130 के आसपास आपकी विदेश यात्राएं, अब शायद ज्यादा हो गई होंगी, अभी 2 देशों की यात्रा पर और हुआ है, तो इन सबका कुल जमा नतीजा क्या निकला। और जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए आपने हाउडी मोदी किया, आपने नमस्ते ट्रंप किया, वो डोनाल्ड ट्रंप जो है सुबह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन 25% टैरिफ लगा देते हैं और साथ साथ पेनल्टी भी लगा देते हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी की इन दोस्तियों का भारत को नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है? तो राजीव जी, ट्रंप जो कर रहा है वो तो ट्रंप अपने देश के फायदे के लिए कर रहा है जो भी कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के फायदे के लिए काम क्यों नहीं कर पा रहे? हमें सवाल तो ट्रंप से थोड़ी है, ट्रंप हमारा कौन है भाई? ट्रंप अपने देश के लिए कर रहा है, ठीक है 25% क्या वो 500% लगा दे, लेकिन सवाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, जो सीमा पार जाकर और नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी सब करते हैं, आखिर वो देश के हितों के लिए काम क्यों नहीं कर पा रहे? सवाल तो नरेंद्र मोदी की देशभक्ति के ऊपर है ना, कि आपकी देशभक्ति कहाँ चली गई? आप जो है भारत के हितों की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? आप बिल्कुल नाकारा और फिसड्डी साबित क्यों हो रहे हैं? सवाल नरेंद्र मोदी के ऊपर है राजीव जी, और उनकी सरकार के ऊपर है कि आपकी विदेश नीति किस तरीके से फेल हुई है और अर्थनीति भी आपकी किस तरीके से फेल हुई है, ये उनके ऊपर सवाल है। और जाहिर सी बात है कि इसके जवाब प्रधानमंत्री को देने होंगे। कल राजीव जी मैंने कहा था कि चूंकि उनके मित्र का वहां कुछ मामला हो सकता है, इसलिए प्रधानमंत्री खामोश है, और आज राहुल गांधी भी यही बात कह रहे हैं कि अपने मित्र के लिए यानी अडानी के लिए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था गड्ढे में गिरा दी, और ये ट्रंप गलत नहीं कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी डेड है। और ये तो राजीव जी देखने में आ रहा है भारत की इकोनॉमी डेड है। अब आप बताते रहिए कि जीडीपी हमारा बहुत बढ़ रहा है और सब हमारे जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था हम हो गए हैं। अब जो तीसरी अर्थव्यवस्था हो चाहे पहली अर्थव्यवस्था हो, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस भी व्यक्ति को जरा सी भी राजीव जी अर्थशास्त्र की समझ है, वो साफ तौर पर देख रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं, जिनके लिए व्यक्ति प्रथम और राष्ट्र द्वितीय है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। जो भी नीतियां बन रही हैं सरकार की आर्थिक नीतियां, चाहे वो विदेश के स्तर पर जो नीतियां बनाई जा रही हैं, वो एक विशेष पूंजी घराने को हित में रखकर सब नीतियां बन रही हैं। उसी तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसका खमियाजा मुल्क भुगत रहा है और आगे आने वाले समय में और बुरी तरीके से भुगतेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपके पास, डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं। जरा समझना चाहता हूं कि जिस भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर सांसद बनी, 5 साल तक सांसद रहीं, प्रज्ञा ठाकुर बरी हो चुकी हैं और कह रही हैं ये भगवा की जीत है। जरा बताइए कैसे भगवा की जीत है? हमारे साथी शकील अख्तर जी भी बहुत अच्छी तरह से उन तमाम घटनाक्रम को जानते हैं, आप तमाम साथी जानते हैं, लेकिन आपके तुरंत बाद शकील जी के पास आता हूं, लेकिन पहले आप बताइए। देखिए, पहले गृह मंत्री अमित शाह की एक बात का थोड़ा सा खुलासा कर लें जी। एक तो उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवाद कांग्रेस का गढ़ा हुआ था। वे ये भूल गए कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आधिकारिक रूप से शब्द का प्रयोग किया था उसका नाम है आर.के. सिंह, तत्कालीन गृह सचिव। बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए, चुनाव लड़े, जीते, मोदी सरकार में मंत्री बने। तो आज की तारीख में उनकी वॉशिंग मशीन में है, तो उनका नाम अब याद नहीं रहेगा। दूसरी बात, उन्होंने अफजल गुरु की फांसी को लेकर पी चिदंबरम की भूमिका पर सवाल उठाए। पी चिदंबरम ने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है तारीखों के साथ। वो ये बताता है कि अफजल गुरु की पत्नी ने 2006 में राष्ट्रपति के सामने मर्सी पिटीशन लगाई थी। ये पिटीशन तब तक रही, करीब करीब ये 2013 में, 3 फरवरी 2013 में ये खारिज हुई, और उसके 6 दिन के भीतर 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दे दी। मजेदार बात यह है कि चिदंबरम 2008 की 1 दिसंबर से लेकर 31 जुलाई 2012 तक गृह मंत्री थे। यानी उनकी सीधी कोई भूमिका नहीं। जब राष्ट्रपति के सामने मर्सी पिटीशन लंबित है
तो गृह मंत्री चाह कर भी फांसी नहीं चढ़वा सकता किसी को। यद्यपि इसमें एक तकनीकी पक्ष ये भी है कि राष्ट्रपति आमतौर पर किसी भी दया याचिका पर विचार गृह मंत्रालय की सिफारिश पर ही करते हैं। फिर भी सीधे सीधे तकनीकी तौर पर यह आरोप गलत हो जाता है कि चिदंबरम नहीं चाहते थे इसलिए फांसी नहीं। अब मालेगांव विस्फोट का जहां तक सवाल है, आपने शुरू में बताया ही, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें। जब घटना हुई उसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने इसकी जांच की, आतंकवाद विरोधी दस्ते ने मकोका लगा इन लोगों के ऊपर, मामला चलता रहा। उसके बाद एनआईए के पास चला गया, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि एनआईए ने पहले जो चार्जशीट पेश की थी शायद 2016 में, उसमें प्रज्ञा ठाकुर को बरी कर दिया, कह दिया था इन पर कोई आरोप साबित नहीं होगा। लेकिन 7वां आश्चर्य यह है कि अभी जो अंतिम चार्जशीट पेश की गई एनआईए द्वारा, उसमें इन सभी आरोपियों को सजाए मौत की मांग की गई। ये इसलिए बहुत हैरत अंगेज है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के होते हुए उन्हीं की एनआईए प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और इन सब लोगों को फांसी की मांग करे। लोगों को बहुत उम्मीद बन गई थी। उसमें एनआईए ने यह भी कहा था, जो आपने अभी आंकड़ा दिया था, कि गवाह पलट गए थे होस्टाइल जी। एनआईए ने यह तर्क दिया सबसे आखिरी चार्जशीट में कि चूंकि गवाहों ने पलटने में बहुत ज्यादा समय ले लिया, यानी बहुत लंबे समय बाद अपने बयानों से पलटी मारी, इसलिए अब वे भरोसे के लायक नहीं है। और जितने सबूत हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए मौत की सजा दी जाए। अब आप फैसले को पढ़िए। फैसले में कैसे कैसे तर्क दिए गए कि विस्फोट हुआ था पर मोटरसाइकिल के अगल बगल कहीं हुआ होगा, उसमें बम नहीं लगा। जो बैठकें बताई गई, भोपाल का आप जिक्र कर रहे हैं, अभिनव भारत जो संस्था थी पुरोहित वगैरह की, उसकी बैठकें भोपाल में भी हुई, उज्जैन में भी हुई। अब एनआईए की हजारों पेज की चार्जशीट के बाद अदालत ये कह रही है कि बैठकें भी साबित नहीं है, मोटरसाइकिल का उस बाइक की चेसिस नहीं मिली, ये साबित नहीं हो पाया कि ये प्रज्ञा ठाकुर के नाम की बाइक है, इत्यादि इत्यादि। मेरा अंतिम निवेदन यह है कि किसी भी मामले में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी फांसी की सजा मांग रही है। इतना तो हो सकता है कि अदालत ये कहे कि चलिए फांसी नहीं दी जा सकती, उम्र कैद दी जा सकती है, 10 साल की सजा दी जा सकती है, 7 साल की दी जा सकती है। यहां तो अदालत ने कह दिया यूएपीए लगती ही नहीं है, इस योग्य अपराध ही नहीं है जिसमें यूएपीए का मुकदमा चले। और उससे भी आगे ये कि जिस राज्य में ये अपराध घटित हुआ है वहां का मुख्यमंत्री जय जयकार कर रहा है, जबकि उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है। भारत का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ये कहता है कि ऐसे इस पायदान पर जो फैसला हो उसे उससे ऊंची वाली अदालत में सरकार की जिम्मेदारी है। कोई भी अपराध वर्सेस स्टेट होता है। प्रज्ञा ठाकुर विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो अब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जिम्मेदारी थी कि वो इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में करे या जो भी सक्षम न्यायालय वहां करे, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री भगवा की जीत, गृह मंत्री भगवा की जीत बता रहे, सब उसकी भगवा की जीत बता रहे। तो अभी जो मुंबई में विस्फोट हुए थे उनके आरोपी जब बरी हुए थे तो वो किसकी जीत मानी जाए? उसमें तो अपील की जा रही है, इसमें तो अपील की कोई संभावना नहीं। अपील कर चुके, उस पर रोक भी लग गई। हाँ, उसमें तो अपील भी हो गई, उसमें तो अपील भी हो गई। और इसमें तो अपील करने का सवाल ही नहीं, जब मुख्यमंत्री भगवा की जीत बता रहा है। तो अब न्याय भी चीन चीन कर होगा। आने वाले समय में हमें संविधान के अनुरूप न्याय की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। अब समाज उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां सत्ता में बैठे लोग जैसे चाहेंगे वैसे न्याय की देवी को भी हाक ले जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। शकील जी, बहुत नज़दीक से आपने भी देखा है इस पूरे घटनाक्रम को, हमारे साथी प्रशांत जी भी, आप तमाम साथियों ने देखा है। जो बात कह रहे हैं थोड़ा इसी बात को आगे बढ़ाइए। 5-5 एक नहीं बल्कि ये 5वें जज हैं, 5वें जज हैं जिन्होंने फैसला सुनाया है।
बहुत मज़ेदार केस है ये, थोड़ी बहुत बता रहे थे भी डॉक्टर राकेश पाठक जी। जरा आपसे भी सुनना चाहता हूं, और इसको लेकर जो कहा जा रहा है भगवा की जीत, क्या मायने निकाले जाएं? देखिए राजीव जी, जो डॉक्टर राकेश पाठक जी ने कहा उसी लार्जर परिप्रेक्ष्य में हमको बात करना चाहिए, और वही जो है आज की स्थिति में चीज़ों को ठीक तरीके से सामने लाएगा। कल एक दिन पहले राज्यसभा में गृह मंत्री का ये कहना संयोग है या प्रयोग, इन्हीं का मुहावरा है, यही पूछते थे संयोग है या प्रयोग, कि एक भी केस अदालत में नहीं टिका। अभी एक केस था लेकिन कह दिया कि नहीं टिका। पूर्वानुमान, प्रिज्यूम करना या घोषणा कर देना, स्थिति बहुत गंभीर है। मोदी सरकार के पास पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद कुछ भी नहीं बचा है। उनकी छवि लगातार गिरती जा रही है। पहले देश में ये हो रहा था और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और इससे बचने के लिए या इससे निकलने के लिए उन्हें सिर्फ एक ही तरीका आता है। 11 साल से वो यही कर रहे हैं और अब भी वही यही करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, इस हिंदू मुसलमान के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देश भी हो जाए, अर्थव्यवस्था का कुछ भी हो जाए, उन्हें इससे मतलब। और अर्थव्यवस्था पे बोला है ट्रंप ने डेड इकोनॉमी। कि डेड इकोनॉमी राहुल गांधी के शब्द नहीं है, ये ट्रंप के शब्द हैं। और जिसको अगर आप मुहावरे के तौर पे कहो तो उसने ये कहा है कि भाड़ में जाओ, तुम्हारी डेड इकोनॉमी है, मुझे कोई चिंता नहीं है तुम्हारी। कल को ये जो हिंदू मुसलमान को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो कल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये संदेश जाएगा कि भारत की न्याय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सब की सब जो है पूरी तरह बट गई है, पूरी तरह विभाजित हो गई है। और ये बहुत खराब संदेश जाएगा। पूरी दुनिया में भारतीय रहते हैं, उन सब पे कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी ये जो आर्थिक स्थिति है उससे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। अभी ये जो अमेरिका ने पाकिस्तान को इतना साथ दिया उससे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। और अब ये जिस तरह से सरकार खुद कह रही है हिंदू मुसलमान की बात, सरकार खुद कह रही है कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता है, इसका अगला सेंटेंस क्या बनता है जो बीजेपी के बाकी नेता और मीडिया और भक्त कहने लगे? हिंदू आतंकवादी नहीं होता है। अगला वाक्य वो खुद जोड़ते हैं, ये होता है। न हिंदू आतंकवादी होता है, न मुस्लिम होता है, न कोई होता है। आतंकवादी कोई नहीं होता है। लेकिन नफरत और विभाजन की राजनीति बीजेपी करती है, और उसकी नफरत और विभाजन की राजनीति ने देश को आज इस स्थिति तक पहुंचा दिया। इकोनॉमी पे कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कृषि पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया। राहुल गांधी की कल हमने गिनाई थी 10, 11, 12, 15 चेतावनियां हैं हर चीज पे, नोटबंदी पे, जीएसटी पे, किसानों पे, कोविड पे, और अभी तो अहमदाबाद का हमने बताया लेटेस्ट बिल्कुल 3 महीने पहले आर्थिक तूफान आने वाला है। हम वहां मौजूद थे जिस टाइम राहुल गांधी ने शब्द कहे, सारे लोग चौंक गए कि ये क्या कह रहे हैं, आर्थिक तूफान, और वो आर्थिक तूफान आ गया। तो ये जो है कोर्ट का फैसला अपनी जगह है, सरकार को देखना है, देखते हैं कहां जाती है वो अपील में, किस तरह जाती है। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी अब इसको हिंदू मुसलमान के तौर पे पेश करेगी और उस चीज में और ज्यादा तेल डालेगी, और इसका नुकसान देश को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक तो आर्थिक व्यवस्था पे चोट है, और अगर इसने इस तरह का विभाजन और पैदा किया तो कनिमोझी ने कहा था कि ये खाली रुकेगा नहीं, आप उत्तर और दक्षिण में भी करते हो, आप दलित में भी करते हो, पिछड़े में भी करते हो, हिंदू मुसलमान में भी करते हो, ये विभाजन कहाँ जाके रुकेगा इसकी हमें लगता नहीं है कि इन्हें कोई परवाह है। अब इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि क्या होगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये बात सही है कि बहुत ही गंभीर किस्म का मामला है। कोर्ट का फैसला अपनी जगह है, लेकिन इसको एक जीत की तरह पेश करना, अभी तो अपील की तमाम जगह बची है, इससे पहले कभी देश में ऐसा नहीं हुआ।
इसकी जीत किसकी किसकी जीत कर रहे हो? इसी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, मैं इन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये गोडसे का समर्थन कर रही थी। गोडसे के समर्थक की रिहाई को बीजेपी की सरकार जीत की तरह पेश कर रही है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पे? और बहुत सवाल अभी हो सकता है कि अब सवाल ना पूछे जाएं, आज भर की बात है। और आज जबकि हालांकि कल से भारत पर अमेरिका का जो टैरिफ है वो लागू होगा, कल 1 तारीख है। और कल 1 तारीख है जब उधर बिहार में SIR की पहली ड्राफ्टेड लिस्ट प्रकाशित होगी। और कल इधर इंडिया गठबंधन ने साफ साफ कहा है कि हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और कल इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग तक जाएंगे, पैदल मार्च करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए। तो ये तो कल की बात बता रहा हूँ, लेकिन आज जो घटनाक्रम है हो सकता है आज ही ख़त्म हो जाए। कल तक में आज का ये हेडलाइंस तैयार, कल से कुछ और हेडलाइंस की कोशिश होगी। लेकिन ये प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और इन सब के जो मामले हैं, उससे यहाँ एक बात तो है कि जांच एजेंसियां जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोज तो हो रही हैं और इस पे बहुत सारी बातें होती रही हैं। प्रशांत जी, जांच एजेंसियों का तो रोल हम सबको मालूम है कि वो कैसे करती हैं, और कोर्ट ने भी ये कहा कि उनके ऊपर शक पूरा है लेकिन साक्ष्य नहीं आए। जैसा आपने कहा, गवाह पलट गए। अब अपनी सरकार है, अपनी जांच एजेंसियां हैं, तो फैसले ऐसे ही आएंगे। लेकिन ये खतरनाक प्रयोग था RSS बीजेपी का, और ये बड़ी हो गई टेक्निकल आधार पर, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये खतरनाक प्रयोग था ये, और ये भोसले मिलिट्री स्कूल बंद हो चुका है। ये प्रयोग ही खतरनाक था। दूसरी बात कि क्या मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान के साथ सीज़फायर हुआ, हमारी सेनाओं की बढ़त के बावजूद, जो आर्थिक स्थिति है और जो ट्रंप के टैरिफ है, और अभी डॉक्टर राकेश पाठक ने बताया कि इंडियन ऑयल कंपनियां, भारतीय जो कंपनियां हैं सरकारी, उन्होंने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है और वो स्पॉट बाइंग कर रही है, यानी कि डॉलर पे तेल खरीद रही, बाजार भाव पे, आज के भाव पे। तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो मोटरसाइकिल की तेल की टंकी तक आएगा, तो और बहुत जल्दी आएगा, हफ्ते 10 दिन में आएगा। तो ये जो पूरी स्थिति है मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे वो पाकिस्तान के साथ सीज़फायर है, चाहे वो ट्रंप का टैरिफ है, क्या प्रज्ञा ठाकुर या ये जो इंग्लैंड में महिला जो रो रही थी जिसने मोदी जी को देखा था, क्या ये मोदी जी की इमेज को ठीक कर पाएंगे? क्या उनको स्टेट्समैन बना पाएंगे? क्या उनका वैसी रुतबा हो पाएगा जैसा था? मुझे बड़ा मुश्किल लगता है ये काम, कि ये गलत किरदार को चुना जा रहा है मोदी जी की इमेज को दोबारा बिल्ड करने के लिए। अगर प्रज्ञा ठाकुर के जरिए मोदी जी की इमेज बिल्ड करने का काम हो रहा है तो ये बहुत ही नासमझी वाला काम होगा, और वो उसमें डेंट बड़ा आ चुका है। और कल खुद मोदी जी ने वो डेंट कर दिया कि राज्यसभा में वो नहीं आए। जो अपना प्लैंक है, जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्लैंक है, वो उन्होंने विपक्षी पार्टियों को दे दिया, कल ही दे दिया। परसों उन्होंने अपनी लेक्चर स्पीच के जरिए और कल राज्यसभा में ना आकर। तो इसको ये दोनों महिलाएं, प्रज्ञा ठाकुर और इंग्लैंड में जो महिला रो रही थी कैमरे के सामने, ये दोनों मोदी जी को रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। नुकसान ज़्यादा बड़ा हो चुका है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, एक तरफ प्रज्ञा ठाकुर की बात हो रही है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की हम बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी बहुत सारी बातें अभी होती रहेंगी। प्रोफेसर रविकांत जी, भगवा
को लेकर और भगवा की जीत पर कई बातें आज हो गई हैं। और कल का आपने सुन लिया बयान, अमित शाह का बयान जो हम लोगों ने शुरुआत में सुनाया। उस बयान में उन्होंने कह दिया था कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता। मैं यहाँ को इस्टेब्लिश करने भी नहीं जा रहा हूँ, इस कार्यक्रम के ज़रिए ये हम कहना भी नहीं चाहते हैं। हमने कल भी कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसका अपना ही धर्म है। और ऐसे में इस सेंटेंस को बोलना, इसके क्या मायने हैं, क्या बताने की कोशिश है? क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था, हत्यारा, ये भी पूछा जाएगा, फिर तो बहुत कुछ पूछा जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से, और ये बात बिल्कुल सही है और हम सब उससे सहमत हैं कि किसी भी धर्म का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं होता। कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की घटनाओं में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें धर्म के साथ जोड़ देना ये कतई उचित नहीं है। अब अमित शाह ने कल जो बोला, उसके बाद आज जो परिस्थितियां बनी, वो किस ओर संकेत कर रहे हैं? या जो पूरा मालेगांव ब्लास्ट है, अब उसमें आज जो फैसला आया वो हैरत अंगेज इसलिए भी लगता है कि फिर ये किसने किया? भाई, जांच एजेंसियां जो कर रही थी कि उस मोटरसाइकिल का या स्कूटर का वो चेचिस नंबर नहीं मिला, वो ये साबित नहीं हुआ कि किसकी मोटरसाइकिल है, लेकिन वो ब्लास्ट जो हुआ, वो ब्लास्ट किसी ने तो प्लांट किया होगा। तो नो वन किल्ड जेसिका जैसा हाल हो गया है कि इसमें ये दोषी नहीं है, तो दोषी आखिर कौन है? ये जांच एजेंसियों को बताना चाहिए था। लेकिन 26/11 में हेमंत करकरे की मौत से लेकर के ढेर सारे सवाल बीच में उठते रहे और जांच एजेंसियों पर दबाव से लेकर के एक इसी में जो आरोपी था उसका इकबालिया बयान है अदालत के भीतर। बयान पुलिस के सामने जो दिया जाता है वो नहीं माना जाता है, अदालत में वो खारिज हो जाता है कि साहब आपने दबाव में हो सकता है लिया हो। लेकिन एक व्यक्ति, इन्हीं में से एक व्यक्ति का बयान अदालत के भीतर होता है, रिकॉर्ड किया जाता है और वो बाद में बदल जाता है, वो बयान से मुकर जाता है। तो उसको ये भी बताना चाहिए कि फिर अदालत में बयान देने के लिए क्या दबाव था उसके ऊपर। अगर उसने दिया और बाद में डिनाई किया, तो ये जो पूरा केस है इसके कई लूपहोल्स हैं और इसीलिए इस केस के इसको लेकर के जो अब आज आया है फैसला, ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर तौर पर जब किसी इस तरह के मामले में सवाल खड़े होते हैं तो उसकी और गहन जांच पड़ताल की जरूरत होती है और केस को आगे बढ़ाए जाने की जरूरत होती है। तो सरकार को इसे ऊपरी अदालत में ले जाया जाना चाहिए और ये स्पष्ट होना चाहिए कि उसके पीछे कौन था या कौन संगठन था। लेकिन पहले ही ये घोषित कर देना कि फला नहीं हो सकता और संकेत ये कि फला हो सकता है, ये मुझे लगता है कि देश हित में नहीं है। किसी भी संप्रदाय पर इस तरह के सवाल खड़े करना, और इससे तो कई बार ये भी लगता है कि अदालतें भी प्रभावित होती हैं, तो ये भी चीज गलत है। और इसीलिए संविधान को लेकर के इस देश में बेचैनी है, खास करके दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटी के लोगों में, कि ये देश संविधान के जरिए चल रहा है या संविधान को केवल अब पूजने के वस्तु में तब्दील किया जा रहा है। जी। उसके जो विचार हैं, उसके जो मूल्य हैं, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसके जो नियम हैं, उसकी जो आत्मा है, उसको छोड़ करके और दूसरे ट्रैक पर चीजें जा रही हैं। ये बड़े गहरे सवाल हैं और ये सवाल निश्चित रूप से देश को चिंतित करते हैं और मैं समझता हूं कि यहां से एक नया रास्ता निकलेगा। ये हम लोग ऐसे दो राहे पर हैं, ऐसे संक्रमण के दौर में हैं
जहां बहुत सारी चीजें मिल रही हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर के लोगों के जो चिंतन है वो प्रक्रिया चल रही है। बहुत स्पष्ट हो रहा है कि एक पहले के मामले में जहां जो दोषी थे वो बरी किए गए, कुछ भी नहीं निकला, और यहां जिस तरीके से तर्क आया वो एक अलग तरफ लेकर के जाता है। तो मुझे लगता है कि इस देश के लोग अब इस बात को समझ रहे हैं और एक नए किस्म के दौर में ये देश जा रहा है, जहां पर विवेक और संविधान को लेकर के लोगों के भीतर चिंता है, सत्ता तंत्र को लेकर के चिंता है, सिस्टम को लेकर के चिंता है कि अगर सिस्टम को इसी तरीके से प्रभावित किया जाएगा तो फिर न्याय की गुंजाइश कहां है, जबकि किसी भी राष्ट्र में न्याय सर्वोपरि है। और एक भी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे न्याय नहीं मिला तो गहरे सवाल खड़े होते हैं। ये गांधी जी से लेकर के और बाबा साहब तक ये तमाम चीजें चलती रही हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और अगर अन्याय होता है तो वो कहीं ना कहीं संविधान पर, कानून पर, न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े करता है। और इसलिए मैंने कहा कि एक नए दौर से, नई प्रक्रिया से ये देश गुजर रहा है। आने वाले वक्त में हम एक बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। जी बिल्कुल, बेहतर भविष्य की कामना हम सब करेंगे, करते ही हैं। और लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब अब की बार ट्रंप सरकार कहा था, ज़रा सुन लेते हैं। ज़रूरी है, आज तो सुनना ही चाहिए। आज हालांकि प्रेमचंद जी की जयंती भी है। आज आप जानते हैं प्रेमचंद जी को, मुंशी प्रेमचंद, उनको अगर आपने नहीं पढ़ा हो, शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं पढ़ा हो, लेकिन आज उनकी जयंती है। बहुत कुछ हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें गुजरती हैं, होती हैं, उस पर लिखा करते थे। बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, उपन्यास लिखे, और इर्द गिर्द गुजरती हुई चीज़ों को कभी कभी याद कर लेना चाहिए। तो ज़रा नरेंद्र मोदी जी के कुछ कारनामे याद करते हैं और उसके बाद अमलेंदु जी के पास आता हूँ उनके बयान के लिए। ज़रा सुन लेते हैं पहले नरेंद्र मोदी जी का एक छोटी सी बाइट सुन लेते हैं, सुनिए। India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार, rang loud and clear, and in India have connected. लाउड और क्लियर की बात कर रहे हैं, अब की बार ट्रंप सरकार। बहुत अच्छी बात है, एक रिलेशन होना चाहिए दोस्ताना, आगे तो बढ़ना चाहिए, दोस्ती बढ़नी चाहिए, सबके साथ दुश्मनी क्यों हो। लेकिन आखिर ये दुश्मनी हो क्यों गई, ये एक बड़ा सवाल है। कई लोग शायद जानते हों, आप लोग जानते होंगे तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आखिर क्यों ये इस ढंग से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चले गए ट्रंप। क्योंकि अगर खिलाफ नहीं जाते तो आज 25% का भार हम लोगों के ऊपर नहीं आता, देश की जनता के ऊपर आता है। अमलेंदु जी, आपका कमेंट। अनम्यूट कीजिए। ये जो राजीव जी कार्यक्रम हुआ हाउ डी मोदी, जिसमें मोदी जी ने नारा लगाया आपकी बात ट्रंप सरकार, उसका कैमरामैन बहुत खराब था। मोदी जी पहले तो उसको कैमरामैन को बर्खास्त करें, क्योंकि वो टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है। अब अगर अब की बार ट्रंप सरकार कहने के लिए भी मोदी जी को टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेना पड़े, तो हमारे इतने विद्वान प्रधानमंत्री की सारी पोल खोल के रखती, इस कैमरामैन ने इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। पहले तो हमारी मोदी जी से मांग राजीव जी, हो सकता है बर्खास्त हो भी गया हो। अब पुरानी बात है। हाँ, पुरानी बात हुई, जानकारी पुरानी बात हुई। लेकिन राजीव जी, अगर इतनी दोस्ती के बाद ट्रंप जो है इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। और वो राजीव जी एक शेर है, वो ध्यान पड़ रहा है कि कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ट्रंप साहब की कुछ ना कुछ तो मजबूरियां नहीं हुई होंगी, एकदम तो बेवफा नहीं हो गए। मोदी जी ने कुछ तो ऐसा किया होगा ट्रंप साहब के साथ में कि ट्रंप साहब इतने ज्यादा बेवफा हो गए कि 25% का टैरिफ भी लगा रहे हैं, और 25% का टैरिफ लगाने से पहले राजीव जी 32 बार कह रहे हैं कि मैंने बाल रुकवाई,
और मोदी जी के मुख से निकल नहीं पा रहा कि आपने बाढ़ नहीं रुकवाई। तो कुछ ना कुछ तो राजीव जी पीछे मामला है। और जो मुझको लगता है राजीव जी मामला क्या है, अब यही बात है कि राजीव जी अगर मोदी जी के व्यक्तिगत संबंधों से देश को लाभ होने की बजाय नुकसान होने लग जाए तो मोदी जी के व्यक्तिगत संबंध देश पे भारी पड़ रहे हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पिछला राष्ट्रपति चुनाव हुआ जिसमें अब जीत के आए, अपने ट्रंप साहब जीत कर आए, मोदी साहब गए अमेरिका और ट्रंप साहब से मिले नहीं थे। और यहाँ से था हवन जो थे पिछली बार तो हो रहे थे ट्रंप के लिए, इस बार जो थे हवन हो रहे थे कमला हैरिस के लिए। तो शायद ट्रंप साहब के मन में आ गया कि ये आदमी पाला बदलने में बहुत तेज माहिर है। पहले मुझसे दोस्ती बताता था, उससे पहले ओबामा से बताता था, अब ये जो बाइडेन से भी बता रहा है, कमला हैरिस से भी बता रहा है, तो इसको ठीक किया जाए। तो हो सकता है ट्रंप साहब इसके बदले जो अब ले रहे हो। लेकिन अगर राजीव जी इसके पीछे सिर्फ एक यही कारण है तब भी ये देश के लिए काफी चिंता का विषय है। हम लोगों ने भी राजीव जी आपने दिखाया था 2-3 दिन पहले वो कीर स्टार्मर से जो मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और किस तरीके से गले पड़ रहे हैं, वो गला जो छुड़ा रहा है बेचारा भद्र पुरुष जो है कि गले ना पड़ने पाए और हाथ जो है पकड़ के झटकना चाहते हैं तो वो हाथ भी जो है छोड़ देता है। तो खिसियानी सी हंसी लेकर, पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी जो किस भाषा में बात करते हैं, बड़ी जोर से उनको हंसी आती है विदेशी तमाम राजनेताओं से बात करते हुए। अब ये तो वही जाने की किस बात पे क्या कहते हैं, इस पे हंसी आ जाती है उनको और सामने वाला समझता है कि नहीं समझता है। क्योंकि राजीव जी कैमरे पे वो आवाजें नहीं आ पाती हैं, तो बड़ी दिक्कत है। बहरहाल जो कुछ है वो ठीक है, लेकिन राजीव जी असली चिंता का विषय यही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियां या उनके व्यक्तिगत संबंध राष्ट्राध्यक्षों के साथ अगर वो इस देश को भारी पड़ रहे हैं तो ऐसे प्रधानमंत्री को तत्काल बदल देना चाहिए। और ये जिम्मेदारी अब बनती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजीव जी। चूंकि कल सरकार की तरफ से तो कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली इस तरीके की ट्रंप के इस पर, लेकिन आरएसएस की तरफ से प्रतिक्रिया है कि भारत जो है वो संप्रभु राष्ट्र है और ऐसे कोई जो है वो नहीं कर सकता, नहीं बता सकता। तो अब ये आरएसएस को तय करना चाहिए कि अगर आप खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, अब पता नहीं कितने राष्ट्रवादी हैं या नहीं, हालांकि इटली के राष्ट्रवादी हो सकते हैं क्योंकि वहीं से इनका उत्गम है सबका आरएसएस का, लेकिन अगर आप अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं और उसमें भी हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं तो आपको ये चिंता करनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया हुआ है उसके कारनामों से अगर भारत का अहित हो रहा है, हालांकि वो उनका स्वदेशी जागरण मंच जो है पता नहीं वो विखंडित हो चुका है कि वो गंगा नदी में उसका जो है तर्पण किया जा चुका है, किसने बंगाल की खाड़ी में उसको फेंक दिया है पता नहीं, चूंकि 11 साल से वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्वदेशी जागरण मंच अटल जी के समय तक दिखाई पड़ता था। लेकिन अगर वास्तव में आप अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं तो सबसे पहले आपको नरेंद्र मोदी का इलाज करना चाहिए, क्योंकि इनकी आर्थिक नीतियों और इनके जो व्यक्तिगत संबंध है वो इस देश के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ते चले जाते हैं। जी, बहुत सारी बातें आपने बता दी। डॉक्टर साहब कुछ जोड़ रहे हैं? जी बस चलते चलते एक दो बातें जोड़ना चाहता हूँ। आपने प्रेमचंद जी का जिक्र किया जी, तो उनके हवाले से ही कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे क्या? जी। तो ईमान की बात यह है, ईमान की बात यह है डॉक्टर साहब, मालेगांव बम विस्फोट में दो चीजें जोड़ना है सिर्फ। नंबर एक, जिस फ्रीडम LML बाइक की चेसिस नंबर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, NIA की अदालत ने कहा कि वो साबित नहीं हो सका। 17 साल से पहले ATS महाराष्ट्र और फिर उसके बाद NIA ये दावा करती रही, हर चार्जशीट में ये बताती रही कि ये बाइक LML फ्रीडम प्रज्ञा ठाकुर के नाम से। इन 17 सालों में 11 साल से तो नरेंद्र मोदी की सरकार, अब अचानक वो बाइक संदिग्ध हो गई कि उनके नाम नहीं है। दूसरी बात, रोहिणी साल्यान करके एक NIA की एडवोकेट थी, उन्होंने बाकायदा इस केस से अपने आप को दूर किया था और आरोप लगाया था कि इस केस को कमजोर कराने के लिए, कमजोर करने के लिए कोशिशें चल रही हैं। सरकार नहीं चाहती कि केस मजबूत बने और आरोपियों को सजा हो। आखिर में बस इतना ही कि ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का, ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का, कातिलों के साथ जो हमदर्दियां करते रहे। बस डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और अब देखते हैं, क्योंकि जब सत्ता पक्ष ने ऑलरेडी इस
फैसले को सिर आंखों पे बिठा लिया है, तो अब तो कोई उम्मीद की किरण दूसरी है ही नहीं कि आगे ये मामला जो है और आगे बढ़ेगा। फडणवीस सरकार क्या आगे जाएगी, इसको लेके इसमें भी बहुत गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक गंभीर चर्चा, और इस चर्चा में आप तमाम साथी जुड़े रहे और अपनी बात, अपने विचार पहुंचाते रहे। रिजवाना खानम साहिबा हमारे साथ हैं, अमित सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, राजन बंसोड़े हैं, और एके जुड़े हुए हैं, संजय सहगल हैं, शिव कुमार पारिक, संजीव सैनी, नरसिंह कुंदलवाल साहब लिख रहे हैं कि मोदी ने अपने एक उद्योगपति मित्र के प्रेम के कारण देश के 142 करोड़ भारतीयों सहित भारत का अपमान कर रहे हैं और मोदी जी चुप हैं, मुझे तो शर्म आती है। देवेंद्र चटर्जी जी गुड नाइट लिख रहे हैं, आपको भी देवेंद्र जी गुड नाइट। चौधरी अफसार अली साहब हैं, राकेश पाठक जी को धन्यवाद कह रहे हैं। उदय प्रसाद सिंह अशोकनगर पटना बिहार से जुड़े हुए, मुंशी प्रेमचंद जी के जयंती के शुभ अवसर पर सादर नमन। प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और समस्याओं की ओर आम जनता का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया। चौधरी अफसार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, कह रहे हैं कि ये लोग ये माफ़ी वीर तो हैं, अब सरेंडर भी कर दिया है, जिसमें ये लोग नंबर 1 हैं। मनमोहन मौन रहकर भी बहुत कुछ कर देते थे, घूम घूम कर लोग संविधान की व्याख्या गलत तरीके से कर सकते हैं। और ऐसे ही विवेक कुमार हैं हमारे साथ, हरीश थापलियाल साहब हमारे साथ बने हुए हैं, श्री किरण जे हैं, और इमरान खान साहब बने हुए हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। हफीजुल मलिक साहब हमारे साथ, यश पाटिल जी हमारे साथ बने हुए हैं, मुमताज़ देशमुख, अनिल वैद्या, आप तमाम साथियों इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ। आप सबका हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। कल 1 तारीख है अगस्त का महीना, और कल 1 तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट बिहार के हिसाब से भी, उस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी और निगाहें इधर संसद में भी टिकी रहेंगी। कल इस सप्ताह का आखिरी दिन शुक्रवार है, लेकिन आखिरी दिन संसद की कार्रवाई के हिसाब से वहाँ क्या कुछ होता है उस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। तो बहुत कुछ आप तक हम पहुँचाएंगे कल दिन से लेकर रात तक, लेकिन अभी और आगे बहुत कुछ आपके लिए वीडियोज़ के ज़रिए हमारे चैनल पे मौजूद है। देखिए, सुनिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।